अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होपफुली आज मैंने कुछ सॉफ्टवेयर भी सेट किए हुए स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए, जो प्रॉपर सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है। दुगना पीछे से नज़र आ जाएगा आपको बोर्ड? ओके। तो आज अगेन वही वाली बात कि हमारे लिए भी नया एक्सपीरियंस है, हम भी देख रहे हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लासेस के अंदर, नेक्स्ट वर्कशॉप्स के अंदर रिकॉर्डिंग का इससे बेहतर इंतज़ाम होगा। मूविंग ऑन, हमारा असूलन तो आज तक हमारी वर्कशॉप क्लोज हो जानी चाहिए थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ हमें 2 से 3 एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 1, आज जो कुछ पढ़ाएँगे नेक्स्ट क्लास के अंदर उसको दोबारा रिपीट करना पड़ता है। अमूमन देखना पड़ रहा है कि 1 से 2 दफ़ा रिपीट करना पड़ रहा है। दूसरी बात ये कि हमें इसके अलावा एक और चीज़ है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। उसको थोड़ा-सा समझ लेना चाहिए कि लेट्स से आपके पास डेटा ऐसा आ रहा हो जिसमें जो बच्चा फेल है, ऑटोमैटिकली उसका नाम जो है ना हाइलाइट हो रहा हो। अगर आपके पास इस किस्म का डेटा सेट हो, आप एक उसका रंग ही चेंज हो जाए, फेल जहाँ भी आ रहा है वो ऑटोमेटिकली रेड कलर से आ रहा है, तो कितना आसान हो जाएगा। ओके, ग्रेड ए जो है वो ऑटोमेटिकली ग्रीन कलर से आ रहा हो, कितनी सी चीज़ें आसान हो जाए। ओके, अब ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके लिए मुझे 1-2 और क्लासेस की ज़रूरत पड़ेगी। अब मेरा आप लोग से ये सवाल है कि नेक्स्ट वीक के लिए हम क्या करें? आप लोग क्या रिकमेंड करोगे? क्या हम सर अकबर से बात करें कि सर 2-3 क्लासेस और हमें रिक्वेस्ट करें, हमें दे दीजिए, नंबर 1, या हम सर उमर से बात करें? और इस बात का जवाब देने से पहले जो आपकी बकिया क्लास है ना, क्योंकि आधी क्लास यहाँ है और आधी क्लास वहाँ होती है, और वो पता नहीं आ रही है नहीं आ रही, क्या कर रही है मुझे नहीं पता। तो उनका क्या रिस्पॉन्स है, क्या फीडबैक है? ओके, ऐसा ना हो कि वो मतलब यू अंडरस्टैंड कि कल कल ऐसा ना हो कि यार तना की वजह से या वर्कशॉप की वजह से सनत मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, या ये मसला वो मसला, ऐसा कोई केस ना हो। आप लोग अपना क्या रिकमेंड करते हैं, क्या आप लोग बताते हैं, क्या आपका जहन है? अच्छा, देखिए सर, अकबर से तो मेरा पॉइंट बात की तो उन्होंने तो मुझसे काफ़ी अच्छा फीड, दोनों का ही अच्छा, सर उमर ने भी कोऑपरेट किया मुझसे। कोई ऐसा तंग करने वाली बिहेवियर नहीं था कि जी हम नहीं कर सकते और ये वगैरह। तो दोनों से बात की जा सकती है। मुझे फर्स्ट पीरियड थोड़ा-सा बेहतर लग रहा है, और मेरे ख्याल में सर अकबर से ही बात कर ली जाए तो कोई हर्ज नहीं है। 2-3 क्लासेस और ले लेते हैं और ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ें। अच्छा, अब आप लोगों का जो टेस्ट होगा देखो टेस्ट के बारे में ज़हन में रखना। पहली बात तो ये कि देखो हमारा मकसद फेल करना नहीं है, और बहुत से बार हम आपको एक सर्टिफिकेट ही तो दे रहे हैं। ठीक है, कोई इतनी बड़ी ऐसी चीज़ नहीं कि आप ये समझो कि सर ने हमें फेल ही करना है। लेकिन मकसद ये है कि यार हम फ़िल्टर आउट करें। जो बच्चे फॉर एग्ज़ाम्पल रेगुलर नहीं आए, बगैर किसी एक्सक्यूज़ के, बगैर किसी वजह के, उनको हम फ़िल्टर आउट करें। लेकिन नेक्स्ट टाइम हम ऐसे लोगों के लिए स्लॉट खाली ना रखें। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वर्कशॉप्स के अंदर हमारे पास ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे, क्योंकि हमारे पास दूसरी क्लासेस भी होंगी, राइट? तो हम उनको फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि काम करना आता हो। अच्छा, किसी ने कहा सर हम एआई से हेल्प ले रहे हैं, कोई मसला नहीं है। कल पता है जब मैंने अपनी, आपको मैं दिखाऊँगा, मैंने उस शीट को सॉल्व करने के लिए मैंने कल एआई के ज़रिए से मसला हल किया है। ओके, मैं बता भी दूँगा मैंने कहाँ पे यूज़ किया था। तो मुझे इसमें कोई बस असल चीज़ ये होती है कि आपको टूल्स यूज़ करते हुए अपना मसला हल करना आना चाहिए। ओके? जैसे अगर एक बंदा कैलकुलेटर यूज़ कर रहा है, तो कैलकुलेटर यूज़ करने का मतलब ये नहीं कि वो इंजीनियर नहीं रहा। ओके, इसका मतलब कैलकुलेटर इजाद हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है इंजीनियर की ज़रूरत नहीं है। तो ये जितने भी टूल्स हैं आपस में अगर आप डिस्कस भी कर रहे हो, कोलैबोरेट भी कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग को चीज़ नहीं आती, कि वो स्कूल वाला माहौल नहीं था, हर कोई अपना-अपना काम करे, राइट? टेस्ट कुछ इस तरीके से होगा कि यही वाला आपका डेटा होगा, इसी डेटा को आप लोगों ने सॉल्व करना है, और मेरा इरादा है कि उसको हम लैब में ही सॉल्व करवाएँ। ओके, अपने नोट्स लेकर आओ, लोगों ने नोट्स बना लिए, नोट्स लेकर आ जाए। मरियम नदीम अपनी रिकॉर्डिंग लेकर आ गई, उन्होंने व्हाट्सएप पे लेट्स से आप लोगों से रिकॉर्डिंग शेयर कर दी, कोई बात नहीं। आप रिकॉर्डिंग देख-देख के मसले को हल कर लो, कोई इतना इश्यू नहीं है। असल ये कि आपको काम करना आना चाहिए, रिस्पॉन्स आना चाहिए। ड्यूरिंग टेस्ट, हाँ, इसमें ऐसी क्या टेस्ट ही की बात कर रहा हूँ मैं। देखो जब अच्छा, अब बुशरा का सवाल है कैसे टेस्ट हो गया। भाई मैं आपकी मेमोरी थोड़ी चेक कर रहा हूँ कि आपको फॉर्मूला याद है या नहीं। आप मसला सॉल्व, यार मैं खुद इतना काम कर रहा हूँ, मुझे 15-20 साल हो गए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हुए। आज भी हम लोग, बल्कि यार मेरी कंपनी ने बाकायदा कुछ, जैसे गूगल पे सर्च करते हैं ना, तो बाकायदा ऐसे स्पेशलाइज्ड टूल्स होते हैं जहाँ पे हम लोग अपने मतलब की बात सर्च कर सकते हैं, जो हमारी प्रोग्रामिंग की होती है। बाकायदा उसकी हम लोग पेमेंट करके इनको हमने परचेज किया हुआ है। तो क्या मैं एक अच्छा डेवलपर नहीं हूँ कि जब मैं गूगल से सर्च कर रहा हूँ, उस टूल से सर्च करके अपना मसला हल कर रहा हूँ? तो आपको तो ये चीज़ें बुनियादी तौर पे अगर आपके ज़हन में हो कि भाई मैंने ये टारगेट अचीव करना है और आप कर सकती हैं, तो दैट्स इट, यू आर सक्सेसफुल। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहोगे, इंशाल्लाह ताला आप लोग की चीज़ें ज़हन नशीं
हो जाएंगी। आज की 21st सेंचुरी के अंदर मकसद ये नहीं कि बच्चे, यार आप खुद देखो ना, एआई की बात हम कर रहे हैं, आपके मेमोरी की इतनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है, मेमोरी की, मेमोराइज करने की, रिमेम्बरिंग की जो सलाहियत है उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रही है। हर किसी के पास मोबाइल है, सब चीजें उसमें मौजूद है। जिस चीज की ज्यादा अहमियत है वो ये कि यार आप डिफरेंट टूल्स या डिफरेंट रिसोर्सेज की मदद से प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सको। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, तो इसलिए टेस्ट की नौयत इस तरीके से होगी। इस सेमेस्टर के जो मेरा आईसीटी का पेपर है, मेरी कोशिश है, शायद मैं इसमें कामयाब ना हो, शायद अगले साल कामयाब हो, कि अपनी दफा ट्राई में ये करना पेपर ऐसा हो कि जिसमें अलाउ के मोबाइल यूज कर सकते हैं। अगर मैं सक्सेसफुल रहा तो ऐसे पेपर आईसीटी का होगा, बच्चा मोबाइल यूज कर रहा है और पेपर सॉल्व करे। तो लेट्स सी। तो बुशरा की जो बात थी कि सही कैसे टेस्ट हो, कोशिश कर रहा हूँ मेरे सवाल ऐसे हो कि आप पेपर से मोबाइल से उसको देख के सॉल्व कर ले। बुशरा, वही वाली बात है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अंदर आप लोग, जो हम लोग बच्चे से कराते हैं ना कि तुम याद करके आओगे, हम सिर्फ उसकी रिमेम्बरिंग चेक कर रहे होते हैं। और ये मसला हमेशा से आया है कि सर वो रट्टू होता है, वो क्रैमिंग करके आता है, उसके नंबर ज्यादा आ जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग, अपने एप्लीकेशन, ठीक है, इवेलुएशन, इस पे तो हम बात ही नहीं करते। ये जो प्रैक्टिकल कोर्स है, तो इस प्रैक्टिकल कोर्स के अंदर आपकी रिमेम्बरिंग का इम्तिहान नहीं है यार। मैं खुद 10 दफा मुझे फॉर्मूले देखने पड़ते, लुकअप करना पड़ता है, ये चीज कहाँ से है, ठीक है। तो असल चीज ये कि अंडरस्टैंड हो गया, ओके। लेट्स से कि दोबारा एक दफा फिर टोटल मार्क्स के लिए क्या करना है, अब समझ में आ गई, टोटल मार्क्स के लिए नंबर ऑफ सब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय 100 फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये भी समझ मुमकिन है, आप लोग का डेटा जो आपके पास आए उसके अंदर जो हर सब्जेक्ट के मार्क्स 75 हो, राइट। अब अंडरस्टैंड हो गया तो बंदा उसको कर सकता है, वो रट्टा भी लगा कर आएगा कि मैंने इस फॉर्मूले को 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो भी वो उसको कर लेगा। और फिर आगे अगला स्टेज जो होता है एप्लीकेशन का, वो एप्लीकेशन को रिजॉल्व कर सकेगा, ठीक है। मैं इंशाल्लाह सर अकबर से बात करता हूँ, और सर अकबर से बात के अलावा टेस्ट के लिए मेंटली रेडी है, रमजान से पहले पहले इसको पूरा रैप अप करेंगे। सर्टिफिकेट्स के मामले में अभी से मैं क्लियर कर दूं, देखो इसमें बुरा नहीं मानना कि सर ने हमें नहीं दिया, हमें वो नहीं किया, इस चक्कर में मत पड़ो। एक चीज तुम लोग को यहाँ पे आके एक्सपोजर मिल रहा है, उसको वैल्यू करो। और सर्टिफिकेट को हम डी वैल्यू नहीं कर सकते, हम हर किसी को देते रहे तो चीज डी वैल्यू हो जाती है, हमें थोड़ा सा रखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वर्कशॉप के हवाले से भी मेरे जहन में है। अच्छा, अभी मसला है कि अभी रमजान आ जाएगा, रमजान के बाद मार्च में रमजान है, फिर ईद है, फिर इतने में आप लोग एग्जाम्स में बिजी हो जाएंगे, तो शायद इस सेमेस्टर के अंदर कोई दूसरी वर्कशॉप ना हो सके। अलबत्ता एक चीज मैं शायद अरेंज कर सकूं, अगेन ये आप लोग के इंटरेस्ट पर, आप लोग मायरा को बता सकते हैं, विंडोज इंस्टॉलेशन एंड विंडोज कॉन्फ़िगरेशन, ओके। लास्ट टाइम फातिमा और तुबा बिल्कुल लास्ट पीरियड में आती थी, उस वक्त मैं ये करा रहा था। आप लोग चाहे तो इस चीज को मैं अरेंज कर सकता हूँ, ठीक है। आप लोग आधा आधा घंटा भी दे देंगे, हम एक कंप्यूटर उठाएंगे, एक एक करके कंप्यूटर रेडी करते चले जाएंगे। तो इस बारे में जिन लोगों को इंटरेस्ट हो मायरों को इन्फॉर्म कर दें कि विंडोज इंस्टॉलेशन, विंडोज कॉन्फ़िगरेशन, इन सब चीजों को हमें देखना है। एप्स कैसे इंस्टॉल करते हैं विंडोज पे, विंडोज खुद कैसे इंस्टॉल कर रहे हैं, विंडोज को एक्टिवेट कैसे कर रहे हैं, ठीक है। विंडोज के अंदर डिफरेंट फीचर्स को हमने कॉन्फ़िगर कैसे करना, उर्दू कैसे लेकर आते हैं, सिंधी कैसे लेकर आते हैं, इन तमाम चीजों को। लेकिन बात वही होगी कि उसके अंदर वो ऑप्शनल नहीं होगा, एक दफा आगे तो फिर आगे, फिर काम करके जाना है। मैंने कंप्यूटर सिखा दिया, अब ये कंप्यूटर तुम्हारे हवाले से रेडी करके मुझे दो, ओके। इस तरीके से होगा, ओके। और मैं अब की दफा सर्टिफिकेट का चारा नहीं देना चाहता कि सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। यार आप लोग थोड़े से, आप लोग क्लास के साथ मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, आप में से अक्सर लोग बहुत अच्छे रहे मेरे साथ, तो मैं ये चाहता हूँ कि मतलब वही सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट वाला मुझे खेल ना खेलना पड़े, ठीक है। अब हम आगे क्लास की तरफ चलते हैं। ओके जी, गूगल ड्राइव का फोल्डर खोला मैंने, और आज की डेट जो है वो है अब हो क्या रहा है कि जैसे आई थिंक सुलाला की कंप्लेंट थी कि मेरे रोल नंबर पे 3-4 फाइलें बनी हुई हैं, ओके, मानूर की। तो हो ये रहा है कि लोग जो है बेसिकली, चूंकि एक ही चीज को हम सब शेयर कर रहे हैं, सुलाला एक ही चीज को हम सब शेयर कर रहे हैं, तो नतीजा क्या निकल रहा है कि हर बंदा जो है ना उसके अंदर अपनी मर्जी से काम कर सकता है। ये थोड़ा सा इशू है। होपफुली जैसे जैसे आप लोग की डिजिटल लिटरेसी बढ़ेगी तो नेक्स्ट टाइम आप लोग अपने ईमेल एड्रेस और पासवर्ड के साथ आएंगे। मैंने आज तक खोला क्लास वर्क, और क्लास वर्क के अंदर मैंने मेरी जो फाइल है, कोमल सही ये, अच्छा ये भी बड़ी मजे की बात है, लोगों ने क्लास वर्क में काम कर लिया, हालांकि डेट भी दी थी आज की। इसमें मेरी जो शीट है, मैं अपनी शीट देख रहा हूँ, भाई किसी ने मेरी शीट को ओवर तो नहीं कर दिया?
ओके जी, ये आ गई मेरी शीट, एग्जाम अटेंडेंस। ओके हाँ, इसी शीट पे मैंने काम किया था। ठीक है जी, मरियम, उमर और अनम बतूल आप लोग एब्सेंट रही, तो इस दौरान हमने ये देख सीख लिया कि नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स का हम किस तरह से मालूम कर सकते हैं। ओके, प्रेजेंट कितने थे, एब्सेंट कितने थे, और इसके अलावा हम ये भी मालूम, उसका हम चार्ट भी बना सकते हैं। इस ग्राफ के अंदर अनम बतूल आपको कौन सा सब्जेक्ट के बच्चे जो है फेल नजर आ रहे हैं, सॉरी एब्सेंट ज्यादा नजर आ रहे हैं? ज्योग्राफी। और सब्जेक्ट एनालिसिस ये रहा यार, एक मिनट, मुझे लग रहा है शीट मैंने गलत खोली, एक मिनट मुझे देना प्लीज, सॉरी। ओके, मुझे लग रहा है कि किसी ने, हम्म, असल में हुआ ये है कि हर कोई जब डेटा शेयर हो रहा है ना, तो अब कोई भी उसके अंदर काम कर सकता है, मसला सारा ये है, कोई उसको अब्यूज भी कर सकता है। हम्म, कौन सी डिटेल्स? अच्छा, असल में फोल्डर के जरिए पता चल रहा है, हमें फोल्डर के अंदर नाम लिखा हुआ है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं होता। इसके अलावा एक दो और ऑप्शन होते हैं यहाँ पे, वर्जन हिस्ट्री वगैरह के, डिटेल्स में भी जाके देख सकते हैं, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, कितने बजे मॉडिफाई की थी, क्या की थी। मसला यहाँ पे ये हुआ है कि सबके सब एक ही आईडी यूज कर रहे हैं, तो मुमकिन है लुबना ने उसको एडिट किया हो, लुबना ने एडिट किया हो और नाम लिखा तो एक ही आईडी का आएगा ना, समझ लो ये इसके अंदर इशू हो रहा है। चलो यार, इसी डेटा शीट से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये वही डेटा शीट है जो कल हमने क्लास में काम किया था। अब जो है आज हमारी इस क्लास के अंदर, अब हम आज की इस क्लास के अंदर हम चलेंगे इस तरफ कि उस स्टूडेंट को जो है हम ग्रेड असाइन कर सके। ठीक है, देखो, ग्रेड असाइन करने के लिए इसको आसान से अल्फाज में अगर मैं तुमसे पूछूं शुमाइला नजीर, ग्रेड ए प्लस के लिए कितनी परसेंटेज होनी चाहिए? 80? ओके, अगर तुम लोग कर रहे होगे पेपर पे तो कैसे करोगे? अब तुमने लेट्स से अपने घर में किसी छोटे बच्चे को समझा दिया, बेटा ये मैंने रिजल्ट बना दिया, तुम यहाँ पे A1 A2 इस तरह से डालते चले जाओ, A1 A B, क्या बताओगे? अगर उसके मार्क्स 80 से ऊपर है या 90 से ऊपर है तो तुम ए प्लस देना, अगर उसके मार्क्स 80 से अबव है तो ए लिख देना, सही है, 70 से है तो बी लिख देना, 60 से अबव है तो सी, और 50 से अबव है तो डी, और उसके बाद एफ 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 ए लिख देना तुम। ठीक है, इस तरीके से आप उसको बताओ ना, अगर ऐसा हो तो ये करना, अगर ऐसा हो तो ये करना, अगर ऐसा हो तो ये करना। ठीक है, ऐसा मतलब कोई हैरान कुन बात लग रही है इसके अंदर, कोई मुश्किल बात लग रही है? अंग्रेजी जबान के अंदर सुनोबर, अगर ऐसा हो तो ऐसा करना, क्या कहेंगे इसको, जरा इंग्लिश में बोलोगी? अंग्रेजी के अंदर इफ, सॉरी मैंने खुद ही बोल दिया, अंग्रेजी के अंदर अगर आपने अगर बोलना होता है तो कौन सा वर्ड यूज करते हैं? इफ यूज करते हैं। तो गूगल शीट में भी ऐसे ही है, अगर आपने उसको समझाना है कि इफ परसेंटेज इज अबव 80 देन गिव ए प्लस, तो इसके लिए भी आप इफ का फॉर्मूला यूज करते हैं। अलबत्ता यहाँ पे आपको देखो नजर आ रहा है मल्टीपल कंडीशंस हो रही है, इफ 80 प्लस तो ए, इफ 80 80 अबव 80 तो फिर ये, इफ अबव 70 तो ये, तीन चार कंडीशन आ रही है, एक से ज्यादा कंडीशन आ रही है तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं इफ एस का। इफ लगाया, आखिर में हमने एस लगा दिया, इफ्स। एस का मतलब क्या हुआ? प्लूरल, मल्टीपल कंडीशंस आ रही हैं। देखो कितनी आसान सी बात हो गई, अगर यूं हो तो यूं करना, अगर को अंग्रेजी में कहते हैं इफ, और चूंकि हमारे पास मल्टीपल कंडीशन आ रही है तो हम क्या करेंगे? एस लगा देंगे, मल्टीपल है ना, एक से ज्यादा है, प्लूरल है, इफ, इफ एस। ठीक है, मैंने यहाँ पे कॉलम ऐड किया, सबसे पहले तो मैं ग्रेड के लिए कर लेता हूँ, कॉलम वन, कॉलम लेफ्ट, मैंने यहाँ पे इक्वल टू साइन लगाया, इफ, जी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इफ एस, इफ एस, अब मुझे बताओ परसेंटेज, मैं दूसरे तरीके से कर रहा हूँ इंशाल्लाह ताला, होपफुली सही चलेगा ये। ओके, इफ एस, परसेंटेज कौन से कॉलम के अंदर मौजूद है, कौन से सेल में मौजूद है इस बच्चे की, सरोवर? डी में। अच्छा, इफ D2 इज ग्रेटर देन
हाँ जी, कितने से बड़ा हो? लेट्स से हमने कहा कि 0.9 से, तो तुम लगा देना यहाँ पे a प्लस ब्रैकेट क्लोज। इसे अभी से हमने एक कंडीशन लगाई है, इफ s, उसके बाद d2, दूसरी कंडीशन क्या है, इज ग्रेटर देन 0.8, तो क्या कर देना, a कर देना। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ये क्या एरर क्या आ रहा है, देखो बात समझना। अभी तक तुम लोगों ने काम किया तो याद है बात दफा में तुम कहते सर वैल्यू वैल्यू लिखा हुआ आ रहा है, वो था क्या, वो था एरर। ओके, एरर की, एरर का मतलब क्या कि यार वो आपने एक जानवर को, एक बेजान को आपने समझाया कि तुमने यू करना है, तुम जाके वहां से दूध लेकर आना, रोबोट को सिखाया, घर पे आपने रोबोट को मुलाजिम रखा, जाके दुकान से दूध लेकर आना। वो दुकान पे गया लेकिन वहां दूध नहीं है। अब आपने उसको बताया नहीं कि दूध नहीं रहा तो क्या करना है। ओके, आपने उसको बताया नहीं कि दूध ना हो तो तुम और पर्स उठा लेना, दूध ना हो तो तुम वो पाउडर लेकर आ जाना, और फिर भी ना हो तो वापस आ जाना। ठीक है, क्योंकि वो बेजान है, उसको अकल नहीं है, उसको एक एक चीज आपको समझाना पड़ती है। आमिर खान की पीके फिल्म याद है? ठीक है, तो जैसे वो पीके था, शुरू शुरू में उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, किसी ने कहा कि जी आप जो है सफेद कपड़ा जो होता है वो सो कबीवा का कपड़ा होता है, तो सफेद कपड़े वालों को जाके वो अफसोस का इजहार करना, पता चला उसकी अभी भी शादी हुई है। ठीक है, तो ये चीज कि उसको नहीं पता, ये कंप्यूटर एक बेजान है, उसको नहीं पता कि मैंने करना क्या है। तो एरर आपके पास लाजमन आएगा, कुछ भी कर लो एरर आएगी, एरर डिफरेंट किस्म के आएंगे। ओके, ठीक है, कहीं पे आपने डिवाइड बाय जीरो कर दिया, वो एरर आ जाएगा। कहीं पे आपने कहा कि जी फला सेल को यूज करो, वो सेल एग्जिस्ट ही नहीं करता। कहीं पे जो है वो कहेगा कि यार वैल्यू की गलती आ रही है। ठीक है, तो एरर को देख के घबराना मत, मतलब सिर्फ इतना है कि आपसे कोई कोताही हो गई जिसकी वजह से इश्यू इसके अंदर आ रहा है। देखो यहाँ पे वो, अच्छा एरर को समझना जो है ना, ये भी आपकी जो समझ लें आपकी स्टडी का हिस्सा है, आपकी पढ़ाई का हिस्सा है। आप अपने बच्चों को पेपर देने के लिए भेजती हैं, अपने बच्चों को, अपने घर में छोटे बच्चों को, अपने बच्चों को कि बेटा पेपर करके आना है। आप उसको ये भी समझाती हैं, देखो अगर सवाल समझ में ना आए तो यूं कर लेना, सवाल अगर पेन में इंक खत्म हो जाए तो यूं कर लेना, पेंसिल खो जाए तो यूं कर लेना। उसको पॉसिबल जो एरर्स होते हैं उसका सोल्यूशन भी बताते हो, ऐसा ही है ना? ठीक है, मुमकिन है अगर आपका बच्चा सवाल कभी पढ़ने जा रहा है तो आप उसको ये भी बताइए इलास्टिक टूट जाए तो ये कर लेना। ठीक है, आप उसको उसके सारे पॉसिबल एरर्स का सोल्यूशन बताते हो। तो एरर्स को देख के घबराना मत। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि नो मैच। नो मैच का मतलब क्यों हुआ क्या, हमने उसको कंडीशन दी कि 90 से अबव हो तो ये करना, 80 से अबव हो तो ये करना। बच्चे के परसेंटेज है कितनी, 50 है ना। वो कह रहा है भाई तुमने मुझे ये तो बताया कि 90 से अबव हो तो ये करना, 80 से अबव हो तो ये करना, ये तो बताया नहीं कि 50 से अबव हो तो क्या करना। ठीक है, तुमने ये तो बताया कि दुकान से दूध लेकर आओ, ये नहीं बताया कि दूध ना मिले तो क्या करना। ओके, वो चाहता है आपसे कि भाई तमाम कंडीशंस मुझे बता दो, कि जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हैं मुझे हर वैल्यू के बारे में कुछ ना कुछ मुझे बता के जाओ। अब मैं इसको दोबारा लिखना शुरू करता हूँ, एक दफा फिर आपके सामने, मैंने बैक स्पेस दबाया, पूरा फॉर्मूला उड़ गया। एक बार फिर इक्वल टू का साइन दबाया, इफ, और फिर ऐसा आया, ब्रैकेट ओपन, D2 इज ग्रेटर देन, अच्छा ग्रेटर देन के अलावा इक्वल टू भी हो सकता है, जिस बच्चे के 90 मार्क्स आएंगे, 90 परसेंटेज है, वो भी ए प्लस ही कराएगा ना, लोग ना। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों लग जाएगा। ठीक है, ये नजर आ रहा है, ग्रेटर और इक्वल ये लगा दिया। इस तरीके से मत करना कि पहले इक्वल टू आया फिर ग्रेटर लगाया, ये गलत हो जाता है। ये सिंबल का ये तरीका नहीं है, ये बस मैथ्स का एक रूल है जिसको हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर, एक्सेल के अंदर भी फॉलो किया जाता है। आपने क्या करना है, सबसे पहले ग्रेटर और फिर तुम लगाओगे इक्वल टू। ठीक है, परसेंटेज तुम्हें याद है हमने किस में मालूम की थी, 0.90 0.8 इस तरह से आ रही थी, डेसिमल में आ रही थी ना। वो तो हमने फॉर्मेटिंग के जरिए उसको परसेंट में कन्वर्ट किया है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू वहां पे क्या चल रही है, पॉइंट्स में चल रही है, इसलिए मैं यहाँ पे पॉइंट लिख रहा हूँ। ओके, 0.9, तो फिर क्या करना है, A1। अच्छा आगे चलते जाओ, D2 ग्रेटर देन इक्वल टू, हाँ जी जी 0.9 यानी कि 90%। 0.9 को 100 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 90% आता है। ठीक है, 80, 80% से अबव हो तो क्या करना है, ए ग्रेड। आगे बताते जाओ मुझे, आज सुलाला क्या होगा, फिर आगे बताओ, पूरा पूरा D2 ग्रेटर देन, ओके ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.7, कौन सा ग्रेड मिलेगा, ग्रेड
बी दे देते हैं यार, बी दे देते हैं, ठीक है। हमारा अपना, आप खुद अपने क्लास के टीचर हो, आपकी मर्जी, आप जो ग्रेडिंग स्कीम बनाओ। ओके, आगे बताओ जी फातिमा, आगे बोलो, पूरा बोलो। D2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0.6 सी दे देंगे। ओके, उसके बाद D2 ग्रेटर देन इक्वल टू डी ग्रेड कॉमा डी, और आखिर में लेस देन कर लेते हैं, इससे कम जिसका होगा ना वो फेल। 0.50 से कम जो है उसको एफ दे देते हैं, फेल नहीं, अभी हम सिर्फ एफ की बात कर रहे हैं। D2 लेस देन 0.5 लेस, अच्छा एक मिनट रुक जाओ, गौर करना अपनी बात पे। एफ ब्रैकेट क्लोज किया, अब फिर एरर आ रहा है, टू पोजीशंस टू बी इन पेयर्स। ओके, वो कह रहे हैं यार आपने फॉर्मूला गलत दिया है, फॉर्मूले के अंदर गलती हुई है कहीं पे पेयर पूरा नहीं बन रहा है। एक कंडीशन सुनो, कंडीशन नंबर 1 पे ग्रेड, कंडीशन नंबर 2 ग्रेड, वो कह रहे हैं पेयर सही नहीं बना, कहीं पे आपसे गलती हो गई, कुछ बता सकता है, किसी को ध्यान में आ रहा है क्या गलती हो रही है? नहीं, इक्वल टू उसकी वजह नहीं है। हाँ बताओ कहाँ पे कॉमा कम पड़ रहा है? 9 के बाद कॉमा तो है, ठीक है, पहला पेयर, दूसरा पेयर, ठीक है, तीसरा पेयर, नहीं उस वो वजह नहीं है। ओके सॉरी सॉरी, ये गलती है, एक यहाँ आएगा लेस देन, एक तो ये लेस देन हो गया, लेकिन अभी भी एरर अभी भी है, वो कह रहा है कि तमाम के तमाम आर्गुमेंट्स का पेयर में होना जरूरी है। नहीं, क्यों आता है वो? उस वक्त आता है जब हम किसी और शीट से डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। नहीं समझ, क्या कोई एरर समझ में आ रहा है तुम लोग के यहाँ पे? अच्छा चलो, मैं फिर भी कर भी दूंगा ना, उससे भी मसला हल नहीं होगा, ये वजह नहीं है। और बताओ। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, एक और का तरीका होता है इसका। मैंने यहाँ पे लिखा इफ, नहीं याद करने की क्या जरूरत है, तुम लोग को लॉजिक समझ में आ गई बस। बाकी अपनी क्लास के अंदर तुम लोग ग्रेड का फॉर्मूला तो तुम लोग लगाओगे। अच्छा चलो एक और तरीके से शो करते हैं। मैंने लिखा इफ एस, देखो यहाँ पे पूरी हेल्प आ रही है, ये लिखा हुआ आ रहा है, इस पे क्लिक करो ना, इफ एस डॉट डॉट पे क्लिक किया, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे इसकी पूरी हेल्प देता है। सॉरी, एक मिनट, ये सॉरी, ये जो प्लस है ना, ये जो है निशान है ना, अल्लाह भला के क्वेश्चन मार्क का, इस पे क्लिक करना था। एक मिनट, इफ, ओके सॉरी, रन और फॉर्मूला हेल्प, ये उस पर क्लिक किया, ये पूरी हेल्प आ गई, ठीक है। ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया, पूरी हेल्प बता रहा है। अब तुम बताओ अब पॉइंट इज, कल कल तुम लोग किसी फॉर्मूले पे काम कर रहे हो, ठीक है, फॉर्मूले पे काम करते हुए कंफ्यूज हो गए, तो जरूरी नहीं है कि आप लोग जो है बैठ के पूछें सोचें कैसा हो रहा है। आप लोग इस तरीके से, इस हेल्प के जरिए से भी, यानी कि बिल्ट इन इसके अंदर हेल्प का फंक्शन मौजूद है। किसी भी फॉर्मूले में प्रॉब्लम आ रही है, आप उसके अंदर क्लिक करके हेल्प को मालूम कर सकते हैं। यहाँ इस वक्त इस क्लास के अंदर बेसिकली हम लोग डीबगिंग कर रहे हैं। हमने फॉर्मूला डाला, ओके, आप लोग के सामने फॉर्मूला डाला, फॉर्मूले के अंदर एरर आ रहा है। अब बजाय इसके कि मैं आपको बताऊं कि यार इसमें एरर क्या है, देखो इफ आसान था, इफ एस भी आसान था, हम यहाँ पे डीबगिंग सीख रहे हैं। कल कल अगर आपके फॉर्मूले के अंदर कोई एरर आ जाए, तो आप किस किस तरीके से उस फॉर्मूले को, एरर को रिजॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले हमारे पास एरर ये आया था, उसने कहा कि आप जो वैल्यू है वो काफी नहीं है, आपने तमाम कंडीशंस नहीं बताई थी, आपने सारी कंडीशन बता दी, सारी कंडीशन बता दी, वो कह रहे हैं कि यार आपके पेयर पूरे नहीं है। हमने कहा ठीक है, हम पेयर को देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हमने देखा कि यार इसके अंदर बिल्ट इन हेल्प का भी ऑप्शन मौजूद है। एक दफा फिर मैं उसको करके दिखा रहा हूँ, किसी नए सेल पे गया, मैंने लिखा इफ एस, इफ एस, अब यहाँ पे या तो आप F1 की प्रेस करो, या कोई और उसको टाइप कर रहा है, मेरे अलावा कोई और भी इस शीट के अंदर पहुंचा हुआ है, पूरा देखो ये बिल्कुल डिलीट हो गया, कोई और
कौन इसको यूज कर रहा है? इफ एस, देखो कौन यूज कर रहा है इसको, प्लीज अगर कोई शीट पर है इसको शीट को यूज ना करे। देखो अब यहाँ पे मैंने इफ एस लिखा, इसके साथ ही पूरी हेल्प आ रही है। हेल्प के लिए जो क्वेश्चन मार्क वाला सिंबल था उसको क्लिक किया, क्वेश्चन मार्क को क्लिक किया, पूरी हेल्प आ गई। ओके, अब आप लोग अपनी अपनी शीट के ऊपर खोलो, अपनी अपनी शीट पे खोलो और इफ एस की हेल्प लेकर आओ। इफ एस की हेल्प लेकर आओ, क्या लिखा हुआ क्या आ रहा है? और नीचे लर्न मोर आ रहा है, लर्न मोर पे भी क्लिक करके देखो क्या आ रहा है। भाई एक दफा फिर फॉर्मूला लिखा, इफ एस, ठीक है। बिलफर्ज अगर आपके पास हेल्प ड्रॉप डाउन में नहीं आ रही तो क्वेश्चन मार्क जो आ रहा है, क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करोगे पूरा फॉर्मूले की हेल्प आ जाएगी। नीचे जाओगे, नीचे लर्न मोर आ रहा है, ठीक है। आप चाहे तो लर्न मोर पे क्लिक कर दें, साइड में हेल्प खुल जाएगी। क्या नहीं आ रहा? हेल्प खुल गई सबके पास? एक बार आप पढ़ के सुनाना जरा जल्दी से मुझे। ओपन नहीं हो रहा। बुशरा, हो गया ओपन? क्या लिखा हुआ है, पढ़ के सुनाओ। ठीक है। अच्छा ओके सुलाला, ठीक है। हेल्प खुल गई है, आप में से बात के पास हेल्प खुल गई है, नहीं खुली मैं बताता हूँ। वापस, अब वापस चलते फॉर्मूले के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ, अब देखो बुशरा का जो सवाल था, बुशरा को जो एतराज था, सर ये कैसे टेस्ट है जिसके अंदर आप मोबाइल अलाउ कर रहे हैं या नोट्स अलाउ कर रहे हैं? मुझे ये बताओ, कल कल जब तुम लोग यहाँ पे बैठ के टेस्ट कर रहे होगे और फॉर्मूला भूल जाओगे, सम का फॉर्मूला भूल गया, कुछ भूल गए, तो क्या तुम लोग को बिल्ट इन हेल्प मिलेगी नहीं मिलेगी? समझो बात को। तो मैं किस किस चीज पर पाबंदी लगाऊं? यहाँ पे हमें लेकर आना चाहिए, जो हम बात करें, अगर आप लोग कॉन्फ्रेंस में हो, अगर आपको याद हो, जो दूरबीन से खातून आई थी, उन्होंने ये कहा था कि हमें आईसीटी के साथ साथ अब एआई का चैप्टर भी डालना, एआई का सब्जेक्ट भी ऐड करना चाहिए कि हमारे बच्चे लाजमन एआई यूज करेंगे। अब हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपने असेसमेंट को कैसे चेंज करें। ओके, असेसमेंट का मेथड अगर अभी भी हमारा वही बड़ा पुराना हो जिसके अंदर बच्चा चैट जीपीटी से आंसर लेकर आ सकता है, तो यही वाला काम तो वो अभी भी कर सकता है, राइट? हम अब उसके साथ ऐसा कौन सा सवाल पूछें कि जो चैट जीपीटी सॉल्व ना कर सके, वो एआई की मदद से सॉल्व ना कर सके, ठीक? अब इसका मतलब ये हुआ वही वाली बात कि अगर आप लोग अपने, मैं आपको नोट्स डिसअलाउ भी कर देता हूँ, मोबाइल डिसअलाउ भी कर देता हूँ, मोबाइल लेकर नहीं आना, वीडियो लेकर नहीं आनी, नोट्स लेकर नहीं आने, तो हेल्थ तो पहले से इसके अंदर मौजूद है, ठीक है? तो फिर आप सर पे खड़े रहे, तुमने फला हेल्थ की देखी तुमने। अच्छा देखो, अब इसके अंदर जो गलती आ रही है ना, इसके अंदर जो गलती आ रही है, देखो मैं तो बताता हूँ, गौर करना। अब देखो मैं इसको डीबग कैसे कर रहा हूँ, देखो डीबग वाली बात को समझो। सबसे पहले, अगेन एक दफा फिर मैं बता रहा हूँ, डीबगिंग का मतलब ये होता है कि किसी सॉफ्टवेयर, किसी प्रोग्राम या आपके किसी चीज के अंदर कोई एरर आ गया, आप उस एरर को निकालें। आप सुबह बैठ के आपने गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, तो आप क्या करेंगे, यार बैटरी चार्ज है या नहीं है, पानी पूरा है या नहीं है, सोलेनोइड तो मेरा वो नहीं जमा हुआ, इग्निशन की आवाज आ रही नहीं आ रही। एक वन बाय वन आप तमाम चीजों को चेक करना शुरू करते हो, यहाँ तक कि आप उस एरर तक, वजह तक पहुंच जाते हो। इसी को डीबगिंग कहते हैं, ठीक है? घर के अंदर चूल्हा क्यों नहीं ऑन हो रहा, गैस नहीं आ रही, क्या पता माचिस नहीं जल रही, एक के बाद एक तमाम इश्यूज को रिजॉल्व करते हैं, आखिर में रूट कॉज तक आप लोग पहुंच जाते हैं। आसान अल्फाज में, प्रोग्रामिंग की जबान में इसको डीबगिंग कहते हैं। यहाँ पे हम इस फॉर्मूले को डीबग कर रहे हैं कि इस फॉर्मूले के अंदर क्या इशू या क्या गलती आ रही है। अब इसका सबसे आसान तरीका ये होता है कि यार फॉर्मूले को जोर से पढ़ना शुरू करो, ठीक है? और जब उसको, अब तुम लोग बोलेगे सर बोलने से क्या होता है, बोलने से मसला हल हो जाता है, बिलीव मी ऑन दिस।
जापान के अंदर जो रेलवे वाले हैं, उनकी जो रेलवे, आपको पता है कि जो रेलवे लाइनें बड़ी मशहूर है, वक्त पे पहुंचती है, वक्त पे आती है। तो उन लोगों ने अपने टेस्टिंग का तरीका ये बनाया हुआ है कि ट्रेन स्टार्ट करने से पहले जितने भी उसकी टेक्निकल स्टाफ है, वो तमाम चीजों को हाथ लगा लगा के, हाथ भी लगाते हैं और जोर से बोलते भी हैं। प्रेशर इस वक्त XYZ है, ब्रेक के फ्लूइड का लेवल जो है ये है। वन बाय वन वो चीजों को टच भी कर रहा होता है और उसको जोर से बोल भी रहा होता है। और इस तरीके से उनके यहाँ जो नंबर ऑफ एरर्स हैं या नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स है, वो उसको ड्रॉप कर लेते हैं। ठीक है, तो इस बात को मामूली मत समझना कि जो हम जोर जोर से बोलते हैं इसको पढ़ रहे हैं। रिदा, पढ़ना शुरू करो। इक्वल टू इफ एस, बोलो। हाँ, ए प्लस, आगे। हाँ हाँ। हम्म, आगे बोलो। सी के बाद कॉमा आ रहा है, सी के बाद कॉमा नहीं है। ओके, आगे। अच्छा, एक बहुत मजे की बात, मजे की बात, जैसे ही मैंने साबु सा शब्द, जैसे ही मैंने, देखो ये कोई डॉट आया हुआ था, ठीक है, पूरी लाइन अंडरलाइन रेड से हुई भी थी। MS वर्ड में होता है ना कि स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो क्या होता है, ठीक है, देखो इसमें भी यही हुआ। तो बुशरा ने अपनी तेज निगाहों से पकड़ लिया कि यहाँ पे हमने एक कॉमा नहीं लगाया हुआ। ठीक है, आगे बढ़ो। हम्म, नहीं आएगा, आगे बढ़ो। ठीक है, एंटर करके देखें। एरर चला गया, एरर चला गया। आज की इस क्लास के अंदर अब आप बोल सकते हैं सर एक ही फॉर्मूला पढ़ाया, नहीं जी, एक फॉर्मूला नहीं पढ़ाया आपको। हेल्प मालूम करने का बिल्ट इन तरीका, नंबर वन। नंबर टू, इसके साथ साथ आपको डीबगिंग का तरीका, क्योंकि आप कभी भी काम करेंगे आपके कामों के अंदर एरर्स आएंगे। वो पॉसिबल एरर्स क्या हो सकते हैं, उनका हल क्या है। सबसे मुस्तनद कह लें या सबसे यूजफुल तरीका जो है वो यही कि फॉर्मूले को आप जोर से पढ़ना शुरू करें। और ये आपको विकीपीडिया पे अगर आप सर्च करेंगे ना, इसमें आपको मिल जाएगा, इसका नाम होता है डक डक प्रोग्रामिंग। डक डक प्रोग्रामिंग। ओके, बताने का मकसद ये कि अब चाहे तो देखे चाहे तो ना देखे, बताने का मकसद ये कि भाई एक ऐसी टेक्निक है जिसपे बाकायदे विकिपीडिया पे आर्टिकल भी मौजूद है। और मैंने आपको बताया कि जापानीज रेलवे के अंदर इस मेथड को बाकायदा सिखाया जाता है। और मैंने ये सुना है कि सुजुकी के अंदर, जी, रबर डक डीबगिंग। और मैंने ये सुना है कि पाकिस्तान के अंदर सुजुकी के अंदर भी उन्होंने अपने स्टाफ को ट्रेन किया था इस टेक्निक के ऊपर। ओके, यहाँ का जो स्टाफ है वो भी इसको यूज करे। आई डोंट नो वो कितना उन्होंने इसको यूज किया, कितना नहीं यूज किया, लेकिन मुझे कंफर्म है कि जापानीज रेलवे के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। एक बार फिर मैं इस फॉर्मूले को लिख रहा हूँ। ऑटोफिल होगा, ऑटोफिल होगा, लेकिन मैं दोबारा एक दफा फॉर्मूला लिख रहा हूँ ताकि एक दफा फिर हो जाए। ओके, इकरा, अगर ऐसा हो तो ये करना है। अंग्रेजी में इसके लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, इफ यूज होता है। जब हम ग्रेड की बात कर रहे हैं तो हमारे पास एक से ज्यादा ग्रेड्स होते हैं, ठीक है, एक से ज्यादा कंडीशन होती है, प्लूरल हो गया, तो उसके लिए हम लोग अंग्रेजी में अमूमन कौन सा लेटर लगाते हैं, एस लगाते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको फ्यूचर में ये बात नहीं बोलेगी कि ग्रेड के लिए आपको इफ एस को यूज करना है। अगर से आ गया इफ, और चूंकि एक से ज्यादा कंडीशन है, प्लूरल हुआ, तो क्या लग गया, एस लग गया। एक बार फिर, इक्वल टू इफ एस। हाँ जी, पहली कंडीशन बताओ, पहली कंडीशन बताओ यहाँ पे। इकरा, कौन सा सेल है यहाँ पे, डी, जोर से बोलो। D3। ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू, ओके, अब आगे 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 इकरा, इकरा बोलो। अगर 90 से अबव परसेंटेज होगी तो कौन सा ग्रेड देना चाहिए, A प्लस। अच्छा, किसी ने कहा कि सर मैं समझती हूँ कि 80 प्लस पे A1 देना चाहिए, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, आप जो करें। मेरा काम यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला समझाना है। ओके, इन्वर्टेड कॉमा, A प्लस। हाँ जी, अगली कंडीशन बताओ सनोकर, बोलो जोर से, पूरा फॉर्मूला मुझे बोल के बताओ। D4 पे चले जाएंगे, सनोकर कह रही D4 पे चले जाएंगे।
D3 पे ही रहेंगे बेटा, D3 की वैल्यू चेक कर रहे हैं। ओके D3 जी 0.8 कॉमा, अच्छा मैं सही करता हूँ उसको, सॉरी गलती हो गई मुझसे। D3 हाँ आगे, ठीक है हाँ जी। उसके बाद फातिमा, फातिमा अब्दुल रहीम। ओके D3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0.7, ठीक है बस काफी है। ओके उसके बाद रिदा आगे बताओ, बी ग्रेड तक पहुंच गया हम, आगे D3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0.6, सी, ठीक है। उसके बाद कोमल, हाँ D3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 कॉमा, अभी लास्ट में सर, बस मेरे लास्ट टाइम पे इनको हो गया, बस 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 5 मिनट। बेहतरीन सर, थैंक यू सर, ठीक है। सर बेहतरीन हो गया, बेहतरीन सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत थैंक। अच्छा जी, अब मुझे ये बताओ, हाँ जी अगली कंडीशन क्या होगी? मरियम उमर, सॉरी बल्कि मालवी, अगली कंडीशन क्या होगी? D3 लेस देन, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। D3 सॉरी लेस देन, लेस देन 0.4 क्या 0.5, 50% से कम ना। और कौन सा ग्रेड दे रही हो तुम? F। ओके ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ये आ गया। अच्छा देखो अब एक बात सुनना, ये मरियम का एतराज था, मरियम का ये सवाल था कि सर आपने D2 लेस देन 0.5 के अंदर इक्वल टू क्यों नहीं लगाया? या ये थोड़ा सा ना तुम लोग मैथ्स की बात पे गौर करना। हम ये कह रहे हैं, उससे पहले वाले में हम क्या कह रहे हैं, गौर करो एक मिनट, इधर आओ। मैंने कहा 50 या 50 से अबव, 50 या 50 से अबव, तो तुम दे देना उसको कौन सा ग्रेड, इकरा डी दे देना, ठीक है 50 या 50 से अबव। अब उसके बाद जो चीज रह जाती है वो 50 से कम रह जाती है ना, तो क्या हम बोलेंगे कि 50 या 50 से कम? इक्वल टू 50 तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे कवर कर लिया है, इक्वल टू 50 हमने ऑलरेडी यहाँ पे कवर कर लिया है। मरियम सवाल का जवाब हो गया, इसलिए इक्वल टू यहाँ पे हम नहीं लगा रहे। ये जो सवाल था ना मरियम का, तो इसका ताल्लुक गूगल शीट से या एक्सेल से नहीं है, इसका ताल्लुक मैथ से है। थोड़ा सा गौर करोगे, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं। अब कोमल मालवी का सवाल, अगर सही आ गया तो वो इत्तेफाक से बच्चे की परसेंटेज ऐसी थी इसलिए सही आ गया। असल में तो आपने पूरी कंडीशन दे दी यार। तूबा बात सुनो, तूबा 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 तूबा, क्या आया ये? कोमल का सवाल, मालवी का सवाल क्या है? मालवी का सवाल ये है कि सर मैंने इक्वल टू लगाया तो सही आ गया, सही क्या आ गया? एरर नहीं आया ना। तो भाई एरर ना आने का मतलब ये थोड़ी कि चीज सही हो गई, ठीक है। देखो बात समझो, आपको सिखाया मैंने आपको सिखाया कि जी गाड़ी के अंदर पेट्रोल कैसे भरते हैं। आप जाइए गाड़ी के ढक्कन, वो पेट्रोल वाले सेक्शन को खोलिए, उसके अंदर उसको गोल घुमाइए, जाके आप उसके अंदर पेट्रोल भर सकते हैं, ठीक है। मीटर जीरो कीजिए, आप गए, जाके आपने वहां पे गाड़ी में डीजल भर दिया, क्या रिजल्ट सही आया? एरर तो आपने कोई नहीं आएगा, वहां आपने बिल्कुल सही किया। आपने जहाँ पे पेट्रोल भरना था वहां पे पेट्रोल ही भरवाया, लेकिन पेट्रोल की जगह डीजल डाल दिया। तो मानवी का जो ये कहना है कि सर मैंने इक्वल टू डाला और कोई एरर नहीं आया, तो एरर ना आने का मतलब ये नहीं कि आपने काम सही किया, आपने बच्चे का रिजल्ट गलत कैलकुलेट किया है, ठीक है। अच्छा अब इसके अंदर भी ऑटो फिल लग सकता है, इसको ऑटो फिल कर लेते हैं। क्या कर सकते हैं? हाँ हाँ हाँ।
ओके, एक दफा फिर अच्छा ग्रेड तो हमने मालूम कर लिए। अब मुझे ये बताओ बच्चे का पास या फेल होने का ताल्लुक सिर्फ ग्रेड से होता है? सनोवर, बच्चे के पास या फेल होने का ताल्लुक क्या सिर्फ ग्रेड से होता है? ठीक है, यहाँ पे हम इसको आसान कर लेते हैं, ये कर लेते हैं कि हर सब्जेक्ट में कम से कम अपियर तो हुआ हो, ये कर लेते हैं। अगरचे बाज़ दफा वाकईतन ये कंडीशन होती है कि हर सब्जेक्ट के अंदर भी उसके मार्क्स मोर देन 40 हो या मोर देन 50 हो। अभी फिलहाल हम बात करते हैं, हमने अपने इस डेटा के अंदर हमने ये कंडीशन लगाई कि बच्चे के लिए पास होने के लिए जरूरी है कि उसने क्लास के अंदर वो प्रेजेंट भी हो, पेपर के अंदर वो अपियर भी हुआ हो, पेपर के अंदर एब्सेंट होने की सूरत में वो फेल समझा जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं इससे पहले कि मैं फैसला करूं कि मारूफ शुजात या अब्दुल वहीद या मोहम्मद असलम कुरैशी ये पास है या फेल है, मैं ये देख लूं एब्सेंट तो नहीं थे, राइट? समझ रहे मेरी बात को? तो मैं उनके डेटा में उनकी मार्क्स के अंदर देख लूं कि मारूफ शुजात के मार्क्स के अंदर कितनी दफा एब्सेंट आया है। समझ रहे बात को? मारूफ शुजात के अगर एब्सेंट 0 आया है तो इसका मतलब वो किसी भी सब्जेक्ट के अंदर एब्सेंट नहीं थी। ठीक है, अगर अब्दुल वहीद के सब्जेक्ट किसी भी सब्जेक्ट के अंदर एब्सेंट नहीं आया तो इसका मतलब ये कि वो एब्सेंट वो तमाम सब्जेक्ट्स के अंदर अपीयर हुई थी। अब मेरा आपसे ये सवाल है मरियम उमर, ये मालूम करने के लिए कि मारूफ शुजात के मार्क्स के अंदर एब्सेंट का लफ्ज कितनी दफा आया है, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? कोमल, अच्छा, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? इक्वल टू, मानवी, काउंट इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे, इक्वल टू काउंट इफ। सुलाला, मैंने भी कौन सा फॉर्मूला बताया? ओके जी, इक्वल टू काउंट इफ। अब मुझे ये बताना, मैंने मारूफ शुजात के नंबर चेक करने हैं। मारूफ शुजात के मार्क्स जो है वो कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? रिदा कहां से हो रहे हैं? आई से हो रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट। आई से लेकर कहां तक जा रहे हैं? एजे। ओके, I2 कोलन क्या था? एजे, AJ2। ठीक है, बोले क्या हुआ? कहाँ पे नहीं लगाया? अच्छा, सही तो है, क्या मसला क्या है? अच्छा, किस स्ट्रिंग को मैंने चेक करना है? अनम बतूल, मारूफ शुजात के मार्क्स के अंदर, मारूफ शुजात की मार्कशीट के अंदर मैंने किस स्ट्रिंग को सर्च करना है, किस चीज को सर्च करना है? तो हम यहाँ पे एब्सेंट के लिए कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं? कहाँ पे? क्यों लगेगा? ओके ओके, अब मुझे समझ में आया कि उसका सवाल क्या है। देखो, हर चीज को ना आपस में मिक्स नहीं करो। हम जब यहाँ गए थे कॉन्टिफ को लगाने के लिए, भाई कॉन्टिफ के अंदर लाजिम नहीं है कि आपने सिंगल कोड यूज करना है, पहली बात ये सुनना। कॉन्टिफ की ये आप ये मत समझना कि सिंगल कोड का ताल्लुक कॉन्टिफ से होता है। हमने यहाँ पे कॉन्टिफ इसलिए, जहाँ पर सिंगल कोड हमने इसलिए लगाया था, हम दूसरी शीट को रेफर कर रहे थे। जब दूसरी शीट को रेफर करना था, दूसरी शीट के अंदर पहुंचे तो वहां पे तरीका था सिंगल कोट, शीट का नाम, सिंगल कोट क्लोज, और फिर कौन सा सिंबल था? एक्सक्लेमेशन मार्क। ये तरीका था। मुझे ये बताओ, इस कॉन्टिफ के अंदर मारूफ का डेटा तो इसी शीट में मौजूद है ना, मैं किसी दूसरी शीट पे तो नहीं जा रहा, तो मुझे सिंगल कोट लगा के उस शीट का नाम लिखने की, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाने की क्या जरूरत है? दो गलत चीजों को आपस में नथी, आपस में जोड़ोगी नहीं। ये मत समझो कि जहां कॉन्टिफ होगा वहां पे सिंगल कोट आएगा। ठीक है, ये नुकसान होता है जब आप रिमेम्बरिंग की तरफ तवज्जो दे रहे हो, अंडरस्टैंडिंग पे तवज्जो ना दे रहे हो। बुशरा, आपके सवाल का जवाब हो गया? ठीक है, आप अगर सिर्फ रिमेम्बर करने की कोशिश करेंगे कि मैं मेमोराइज कर लूं कि कौन इफ के साथ मैंने सिंगल कोड लगाना था, अब जहां भी कौन इफ आएगा वहां पे आप सोचे समझे मेरा सिंगल कोड लगा दें, सोच नहीं रहे कि यहाँ पे जरूरत है कि या नहीं। मैं यहाँ पहुंचा, एक बार फिर मैंने फॉर्मूला लिखा, इक्वल टू कॉन्ट इफ, डेटा कहां से स्टार्ट हुआ था इसका? I2 से लेकर
AJ2 तक, कॉमा, कौन सी वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। उसके अलावा इसको ऑटो फिल कर लूं मैं, टिक पे लगाया, ऑटो फिल हो गया। तो भाई मारूफ शुजात के जो है ना 3 एब्सेंट बता रहा है, चेक कर लेते हैं, 3 है, ठीक है। मारूफ शुजात का डेटा चेक करते हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। 1 2 3 और आगे चलते हैं, ठीक है जी। 3 एब्सेंट है, इसका मतलब फॉर्मूला हमारा सही है, तसल्ली हो गई, ओके। अब देखो इसका मतलब मारूफ तो खैर 3 एब्सेंट है, और अब्दुल वहीद साहब जो है उनकी 0 एब्सेंट है, ओके। मोहम्मद फारूक मोहम्मद फारूक की 3 है, ह्यूगो की 7 है, सोनिया विलियम की 1 है, राइट। तो बहरहाल हमने इस तरीके से मालूम कर लिया कि हमारे बच्चे के, हमारे जो स्टूडेंट है, उससे कितने पेपर्स के अंदर वो एब्सेंट हुआ है। अभी ये तो एक स्टेप हो गया, अभी हम आगे फाइनल रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे, लेकिन यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? मेरा मशवरा है, हाँ जी बिल्कुल कर। अच्छा, अब मेरा आप लोग से ये कहना है कि आप लोग अपने पास इन 2 कॉलम्स को ऐड करो, ठीक है। एक में ग्रेड को करो और एक में नंबर ऑफ एब्सेंट को करो। आप में से किस किस के पास हेल्प की फाइल नहीं खुली थी, हेल्प नहीं खुल रहा था? अच्छा, एब्सेंट डबल कोट्स में आएगा, देख रहे हो? तो वहां पर से खुली थी हेल्प की फाइल, खुल गई, गुड, एक्सीलेंट। आगे चले। मरियम कोई घर से भी यूज कर सकता है, आईडी तो हमें सबको दी गई ना, जो लोग यहाँ नहीं है शायद वो घर से करें। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं यार। ये बताओ, लुबना, क्या हो, पूछ रहा एक बात, लुबना केले क्या हिसाब मिल रहे हैं? केले, हाँ हाँ, 150 रुपए किलो, 150 रुपए दर्जन। यार ये केले जो है ये दर्जन में क्यों मिल रहे हैं, ये किलो में क्यों नहीं मिल रहे? सुलाला, ओके। अच्छा फिर हेमन, ये अंडे दर्जन पे कैसे मिलते हैं, किलो के हिसाब से क्यों नहीं मिलते? काउंट कर सकते हैं, अच्छा। अच्छा,
अच्छा, अब जो है क्या, देखो इतना समझ में आ रहा है सुलाला, ये क्या अलग भी उठो। अच्छा देखो इतना समझ में आ रहा है, हमारे पास डिफरेंट टाइप की चीजें होती हैं, ठीक है, हर चीज को मेजर करने का डिफरेंट तरीका है। किसी चीज के अंदर हम लीटर यूज कर रहे हैं, ठीक है, कहीं पे हम वजन यूज कर रहे हैं, कहीं पे हम मेजर कर रहे हैं। ओके, कपड़ा लेने जाते हैं, कपड़ा किलो के हिसाब से नहीं बिकता, लीटर के हिसाब से नहीं बिकता, और शायद काउंट होके भी नहीं बिकता। आप उसको मेजरमेंट के लिहाज से कपड़ा, खुला कपड़ा लेकर आते हैं। कुछ यही चीज हमारे साथ डेटा के अंदर भी होती है। हमारे पास जो डेटा होता है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है। ओके, मैंने कहा कि यार ये डेटा है, इसकी टाइप जो है नंबर है, इसमें नंबर आएगा। ओके, अब मुझे बताना मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। 1 नंबर है या नहीं है? 100, 131 तलहा। तुम लोगों को फॉर्म समझ में आ गया कि यार अगर नंबर होगा तो नंबर के अंदर अल्फाबेट्स का ताल्लुक नहीं है। ठीक है, एक कदम और आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे कहा कि यार एक और डेटा टाइप होती है जिसे कहते हैं स्ट्रिंग। टेक्स्ट हो गया, टेक्स्ट के अंदर हमेशा अल्फाबेट्स आते हैं। ठीक, कंप्यूटर साइंस के अंदर या प्रोग्रामिंग के अंदर या गूगल शीट के अंदर इसको अमूमन स्ट्रिंग भी कहते हैं। स्ट्रिंग, धागा। ओके, इसके अंदर नंबर भी आ सकता है, अल्फाबेट भी आ सकता है, और इसके अलावा साथ ही साथ उसके अंदर सिंबल्स भी आ सकते हैं। ओके, मिसाल के तौर पे तलहा टेक्स्ट है या नहीं है, स्ट्रिंग है या नहीं है? तलहा 131, ठीक है। A1-001 जो आप लोग का सीट नंबर होता है, A1-20 क्या है? टेक्स्ट है या नंबर है, क्या कहलाएगा? स्ट्रिंग है ना, ठीक है। देखो तुम्हें ये बात समझ में आ गई कि डेटा की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। जहां नंबर है, ओके, उसके अंदर से नंबर आते हैं। जहां पे हम कहते हैं कि स्ट्रिंग है, उसके अंदर सिंबल्स भी आ सकते हैं, जैसे डैश आया था अभी, उसमें टेक्स्ट भी आ सकता है जैसे ए आया था, उसमें नंबर भी आ सकते हैं जैसे A1। ओके, डन है यहाँ पे। एक और टाइप होती है, उस टाइप को कहते हैं बुलियन। एक और टाइप होती है, उसको कहते हैं बुलियन, BOOLEAN। बुलियन के अंदर सिर्फ दो चीजें आ सकती हैं, यस और नो, ट्रू या फॉल्स, या तो होगा या नहीं होगा। ओके, ये जो हमारी जितनी कंडीशंस होती है ना, जो हम बात करते हैं, अगर 80 से अबव हो तो ये करना, वो क्या कहता है, वो 80 से अबव हो ट्रू तो फिर ये करना। असल में पीछे बैकग्राउंड में ये चल रहा होता है। अब आप कह सकते हैं सर ये तो रोजमर्रा की जिंदगी में हम इतनी दफा करते हैं, अगर कॉलेज में हम लोग स्टूडेंट्स आए तो असेंबली होगी, अगर मसलन के तौर पे अगर लैब खुली भी होगी तो हम लैब में जाएंगे, लैब बंद होगी तो हम बाहर खड़े होंगे। जिंदगी के अंदर कितनी दफा हम लोग ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स यस और नो कर रहे होते हैं। ओके, लेकिन हमें पता इसलिए नहीं चलता, अगेन क्योंकि हम जी शऊर है, ये तमाम चीजें हमारे जहन में पहले से मौजूद है। लेकिन जब एक बेजान चीज के अंदर हम अकल या शऊर पैदा करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो हमें चीजों को इस तरीके से ब्रेक डाउन करना पड़ रहा होता है, इस तरीके से उसको बताना पड़ रहा होता है। तो हमने फिर एक नई टाइप लेकर आए जिसका नाम रखा हमने बुलियन, या तो होगा या नहीं होगा, ट्रू या फॉल्स। ओके, यस और नो, जीरो या वन, जीरो या वन, जीरो का मतलब फॉल्स, वन का मतलब ट्रू। ओके, समझ रहे आगे मेरी बात? ठीक है, बुलियन के लफ्ज से घबराना मत। ठीक, अच्छा अब इसके डिफरेंट ऑपरेटर्स, जैसे आपके पास मैथ्स की भी ऑपरेटर मौजूद है, 2+2 = 4, प्लस का सिंबल आ गया तो दो इसके अंदर जाके वो जमा कर देगा। अगर मैंने ये करना हो कि मैथ्स के तो समझ में आ गया, 2+2 4 हो गया, 1.2 + 3 3.2 आंसर आ जाएगा। ओके, इसी तरीके से लेट्स से मैं ये चाहूँ कि टेक्स्ट को आपस में जमा करना है, स्ट्रिंग को जमा करना है, बिल्कुल हो सकता है। शुमाइला नजीर, ओके, शुमाइला ने अपना नाम रखा, दूसरी फील्ड में उसने अपने अब्बू का नाम लिखा। हम जब उसका कार्ड प्रिंट करवा रहे होंगे तो कार्ड के अंदर शुमाइला प्लस नजीर दोनों आ रहा होगा। ओके, उसके लिए भी फॉर्मूला मौजूद है, उसका नाम है कॉनकैट। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बताना चाह रहा हूँ कि जो ऑपरेशंस, कुछ ऑपरेशंस हम मैथ्स पे परफॉर्म कर सकते हैं, उससे मिलते जुलते ऑपरेशन आप स्ट्रिंग पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। हर चीज के लिए अपना अपना एक
फॉर्मूले और अपने उसमें ऑपरेशंस करने के तरीके मौजूद हैं। मसलन इकरा ने अपना नाम लिखा, लेकिन इकरा ने जब फॉर्म सबमिट करवाया तो उसने अपना नाम स्मॉल में लिखा, आई भी स्मॉल है, क्यू भी स्मॉल है, आर भी, ए भी। प्रिंसिपल साहब ने कहा कि तरह जब ये कार्ड प्रिंट हो रहे होंगे तो इन कार्ड्स के अंदर सबके नाम कैपिटल केस में होने चाहिए। ओके, मैंने कहा जी सर कोई मसला नहीं है, मेरे पास उसके लिए भी एक ऑपरेटर मौजूद है, एक फॉर्मूला मौजूद है, उसका नाम है अपर। उसके अंदर मैं लिखता हूँ अपर, वो खुद ही सब वैल्यूज को अप कर देता है। ठीक है, इकरा का आई भी कैपिटल, क्यू भी कैपिटल, आर भी कैपिटल, ए भी कैपिटल। मुझे बताओ क्या ये फॉर्मूला नंबर पे चल सकता है? नंबर पे नहीं चल सकता। नंबर के अंदर कैपिटल स्मॉल की कहानी होती है? नहीं होती। पूरी बात का अगर मैं दोबारा एक दफा यादा करूं, हमने अब तक लोगना हमने ये देख लिया कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा होता है। हम केला जाते हैं तो दर्जन पे लेते हैं, अंडे दर्जन पे लेते हैं, किलो पे नहीं लेते। दूध लेते हैं तो लीटर पे लेते हैं, वहां पे दर्जन या किलो नहीं करता। अगर जब जबान से किलो कह रहे हो लेकिन गलत कह रहे हो तो होता वो लीटर ही है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास डेटा की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। हमारे पास एक डेटा हो गया नंबर का, उसके ऊपर हम प्लस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। हमारे पास एक और टाइप होगा जिसको कहते हैं टेक्स्ट या स्ट्रिंग। उसके अंदर नंबर भी आता है, सिंबल भी आता है और करेक्ट अल्फाबेट्स भी आ सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी मिसाल आप लोग का सीट नंबर है, A1-200। नंबर भी आ रहा है, लेटर भी आ रहा है, सिंबल भी आ रहा है। ठीक है, इसके ऊपर भी कुछ हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। मसलन दो नामों को मिला देना, तलहा मंसूर, नाम पूरे एक साथ प्रिंट हो। मसलन मसलन बिल्कुल स्ट्रिंग का वर्ड आपको कंप्यूटर में जगह जगह नजर आता भी होगा। या एक और फॉर्मूला हम उसमें कर सकते हैं ऑपरेशन कि हमने कहा कि नाम को अपर केस कर दो, तलहा मंसूर कैपिटल में लिखो या स्मॉल में कर दो। डिफरेंट तरीके कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक और टाइप है जिसको कहते हैं बुलियन। बुलियन के अंदर बस दो चीजें होती हैं, ट्रू या फॉल्स, यस और नो, वन या जीरो, दैट्स इट। और जी जिंदगी के अंदर आप लोग ये काम बहुत ज्यादा बुलियन को यूज कर रहे होते हैं, बस आप लोग का इस तरफ ख्याल नहीं जाता। हम कुछ इस तरह के ऑपरेशंस बुलियन पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, बुलियन के ऊपर भी हम कुछ काम कर सकते हैं। मसलन मसलन अगर तुम अगर दो कंडीशन ट्रू होगी तो फिर ये तीसरी काम होगी। फॉर एग्जांपल बच्चे के परसेंटेज 60 से अबव हो और एक भी सब्जेक्ट में एब्सेंट ना हो तो वो प्रेजेंट है, तो वो पास है। ओके, ये दो काम होंगे तो तीसरा काम होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, आप कॉलेज आओगे, ओके, आप कॉलेज में आओगे और आपका यहाँ पे एडमिशन है तो आपको क्लास में बैठे देंगे। या आप कॉलेज में आओगे और कोट पहन के आओगे, जो कॉलेज सॉरी गाउन पहनते हैं ना, कॉलेज में आओगे और गाउन पहन के आओगे तो क्लास में बैठने देंगे। ये दो कंडीशन ट्रू है तो आपको हम बैठने देंगे, वरना नहीं देंगे। आप कार्ड बाहर जाना चाहते हैं, आपके पास कार्ड है और टाइम 12 बजे से अबव हो चुका है तो जाने देंगे। ये नहीं कि कार्ड है तो मैं 8 बजे निकल जाऊँ या 9 बजे कॉलेज से बाहर निकल जाऊँ तो फिर एडमिशन क्यों लिया है। दो कंडीशन हुई नहीं हुई, जी 12 बज चुके हो और साथ ही साथ आपके पास कार्ड हो। दो कंडीशन ट्रू होंगी तो हम आपको करेंगे। ठीक है, आप मुझे कोई कंडीशन दो, ऐसी एग्जांपल अपनी डेली लाइफ से दे दो। तू हाँ बोलो। ठीक है, बिल्कुल गुड, एक्सेलेंट। ठीक है, और बताओ और कोई एग्जांपल। तो एक कंडीशन हुई ना, दो कंडीशन दूसरी आपकी मर्जी, घर से दे दो। किचन में गए, अगर अगर अंडा हुआ, तेल हुआ, गैस आ रही है तो खाना, हाँ तो मैं बच्चा बेटा तुम्हें अंडा बना के दूंगी वरना नहीं दूंगी। ठीक है, और दूसरी कंडीशन तो एक से ज्यादा मल्टीपल कंडीशन हो रही है। ठीक है, इसके लिए जो ऑपरेटर यूज होता है उसका नाम है एंड, ए एन डी एंड। कितना आसान है, ए एन डी, एंड और। ओके, उर्दू में कहते हैं ना और। ओके, फातिमा एंड तूबा। ओके, एंड जो मैं कहते हैं उर्दू में, जो उर्दू में जिसको हम और कहते हैं, अलिफ वाव और रे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो जब यहाँ पे बुलियन के ऊपर आ गया कि भाई ये दो कंडीशन ट्रू होंगी, रिदा और महानूर बातें करना खत्म करेंगी, तो फिर हमें क्लास के अंदर लेक्चर देना आसान होगा। एंड, ठीक है, यहाँ पे हमारा एंड यूज होता है। एक और चीज होती है जिसको और कहते हैं, इंग्लिश वाला और, ओ आर और। उसमें क्या होता है, दोनों में से कोई एक चीज हो जाए। ठीक है, दोनों में से कोई एक चीज हो जाए, दोनों में से कोई एक बात करना खत्म कर दे तो भी सुकून हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हो जाता है। ओके, जब दोनों होंगे, जब दोनों का ट्रू होना जरूरी है तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एंड। ओके,
और जब कभी कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो, और ये अंग्रेजी वाला और है, ये इसको समझाना, ठीक है, एंड और दोनों अंग्रेजी वाले एंड, अंग्रेजी वाले और। यहाँ पे जो हमने कंडीशन लगानी है, बच्चा पास उस वक्त होगा जब उसकी नंबर 60 से अबव आए हो और उसकी जो एब्सेंट है वो बराबर हो 0 के। तो यहाँ पे एंड लगेगा और लगेगा, एंड लगेगा, दोनों का ट्रू होना जरूरी है। ट्राई करके देखते हैं यहाँ पे। मेरी अभी सर सफदर साहब जो भी आए थे, सर सफदर ने मुझसे ये कहा है कि आप लोग को सेकंड क्लास में इंगेज रखूं। आज कुछ टीचर्स हमारे एब्सेंट हुए हैं, तो वो खुद दूसरी क्लास को मैनेज करने गए हैं। हाँ यार, 10 तो बज चुके हैं। अब आप लोग ये करिएगा, बोलिएगा सर सफदर ने हमसे कहा था, मेरा नाम नहीं लीजिएगा। ओके सर, सफदर ने कहा था, मेरे ध्यान में नहीं आया। वैसे ये बात बिल्कुल वैलिड थी कि सर मिस नशीन का जिक्र होना चाहिए था, लेकिन खैर सर सफदर साहब ने कहा था। मैं तो हमेशा आप लोगों को वक्त पे भेज देता हूँ, मैं तो बहुत मना करता हूँ, ओवर स्टे ना करो। अच्छा जी, यहाँ पे हम कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं तुम लोग एंड लगा के दिखा रहा हूँ, इक्वल टू एंड। ओके जी, पहली बात क्या कि नंबर ऑफ एब्सेंट, नंबर ऑफ एब्सेंट कहाँ पे कैलकुलेट किया हमने? सेल का एड्रेस बताओ। C2, C2 इक्वल टू C2 इक्वल टू 0। ठीक है, एक कंडीशन तो ये है। और दूसरी कंडीशन क्या है? परसेंटेज एफ, सेल का एड्रेस क्या है परसेंटेज का? तूबा आसिफ F2। परसेंटेज का कितने में बच्चे को पास कर रहे हैं? 50 से अबव पे, 60 से अबव पे? 60 से अबव पे कर लेते हैं। F2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.6, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ऑटो फिल कर लें। ओके, एक दफा फिर फॉर्मूले को समझो। एंड लगाया, क्यों? दोनों कंडीशन का ट्रू होना, दोनों बुलियंस का ट्रू होना जरूरी है। हमने सबसे पहले तो कहा कि नंबर ऑफ एब्सेंट जो है वो 0 के बराबर हो। ओके, और दूसरा हमने कहा कि 60 या 60 से अबव होंगे तो पास समझा जाएगा। ठीक, अब देखो ये बच्चा जो है तो उसकी परसेंटेज ही कम आ रही है, 50 आ रही है। दूसरा नंबर ऑफ एब्सेंट इसकी कितनी है? 3। तो ये तो वैसे ही फेल हो गया, फॉल्स आ गया। ठीक है, अब्दुल वली साहब, इनकी एब्सेंट कितनी है? 0। परसेंटेज कितनी है? 80.9। ठीक है, तो ये बंदा पास हुआ, तो यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, और आगे चले, और बताओ किसी का। ऐसे देखते हैं किसी का जिसकी 60 से अबव आई हो। अब ये देखो ये वाला बच्चा सुंदस अहमद, सुंदस अहमद की परसेंटेज कितनी है? 77। पास तो होना चाहिए था ना 77 पे, लेकिन उसकी एब्सेंट कितनी है? 1। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया? फॉल्स। अभी तो सिर्फ पास और फॉल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, डन है। दोबारा फॉर्मूला लिख के समझा दूं? यार नेट नहीं चल रहा है इसमें, अचानक नेट डिस्कनेक्ट हो गया। टाइम टू टाइम लिखा हुआ आ रहा है ना। ओके, वापस नेट चला हमारा। दोबारा मैंने पूरे सेल को सिलेक्ट किया, डिलीट कर दिया। एक दफा फिर मैं कर रहा हूँ, इंसर्ट कॉलम, 1 कॉलम लेफ्ट। ओके, यहाँ पर आ गए। हमारे पास दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। ओके, पहली जब दो हो और दोनों का होना जरूरी हो तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? एंड का, ए एंड डी, ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले कंडीशन हम ये चेक कर लेते हैं कि नंबर ऑफ एब्सेंट, बच्चे की जो एब्सेंट है वो बराबर हो 0 के। मरियम उमर मारूफ के नंबर ऑफ एब्सेंट कहाँ, कौन से सेल में मौजूद है? सी, पूरा बोलो। C2 में, C2, C2 बराबर हो किसके होना चाहिए? 0 के। ठीक है, अगली कंडीशन क्या है कोमल? उसकी, अच्छा, मारूफ की परसेंटेज कौन से सेल में मौजूद है? परसेंटेज F2।
हमने कहा कि उसकी परसेंटेज कम से कम कितने नंबर की हो, कितने मार्क्स की परसेंटेज हो, 60 से अबव हो, ठीक है, 60 या 60 से अबव, ओके, 60 से अबव के लिए ग्रेटर देन, इक्वल टू के लिए वो, ठीक है, फिर 0.6 लगा दिया और ब्रैकेट क्लोज किया, ओके, दैट्स इट। चलो मैं ऑटो फिल नहीं करता, अभी आगे चलो, अब्दुल वहीद पे आ जाओ, दोबारा मैं करता हूँ अब्दुल वहीद पे। सनोबर, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, एंड ब्रैकेट ओपन, अब्दुल वहीद की नंबर ऑफ एब्सेंट कहाँ पे मौजूद है, कौन से सेल में मौजूद है, C3। इकरा C3 किसके बराबर होना चाहिए, तो क्या लिखूंगा मैं, मुझे बताओ, 0 लिखूंगा, लो लिख दिया मैंने, इक्वल टू भी तो लगाएंगे, इक्वल टू 0, ओके, अगली कंडीशन, कॉमा लगाया, फिर अगली कंडीशन, इकरा अगली कंडीशन क्या है हमारी, परसेंटेज है, परसेंटेज अब्दुल वहीद की कहाँ पे मौजूद है, कौन से सेल में मौजूद है, F3 में, F3 में क्या कंडीशन क्या लगाई हमने, ग्रेटर देन इक्वल टू 60, 60 से अबव हो, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0.6 और फिर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, इसको ऑटो फिल कर लें, दोनों बराबर होनी चाहिए, दोनों ट्रू होनी चाहिए, पास या फेल, करो आप लोग जल्दी से अपने पास वाला ट्राई करो इसको, हो गया, अच्छा जी, अगला स्टेप, इकरा कहाँ पहुंची, बस इतना ही है, बस एक चीज रह गई है, बिल्कुल छोटी सी, इकरा क्या किया, करो बताओ मैं, नंबर ऑफ एब्सेंट 0 के बराबर क्यों होना चाहिए, लोग, सवाल का जवाब क्या होगा, मरियम नदीम का सवाल है कि नंबर ऑफ एब्सेंट को 0 के बराबर क्यों होना चाहिए, जी लुबना, लुबना आपका नाम भी है, जी अनम बतूल, सर पे से गुजर रहा है, तो आगे आओ बैठो अकलमंद, सुलाला को धक्का देने की क्या मसला था, कहता है कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा, हाँ लुबना, मरियम नदीम के सवाल का जवाब, ओके, कोमल, सॉरी मालवी, मरियम नदीम का सवाल है नंबर ऑफ एब्सेंट 0 के बराबर क्यों होना चाहिए, जी, अगर बच्चे के नंबर ऑफ एब्सेंट 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि बच्चा एक भी पेपर में एब्सेंट नहीं है, और तभी तो उसको हम देखेंगे पास हुआ या फेल हुआ, ओके, दोनों काम होने चाहिए ना, हाँ, जी जी, अभी आखिरी रिजल्ट कल करना है, लेकिन लेकिन अब आखिरी चीज रह गई है हमारी, आखिरी चीज हमारी ये रह गई है कि हम जो है फाइनल कॉलम के अंदर रिजल्ट जनरेट कर सकें, अच्छा, अब महानूर और सुलाला बहुत तर्स भरी निगाहों से देख रही हैं, तो हम इसलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बात को रोक देते हैं, अब जो हमारी चीजें रह गई है, नंबर वन, सबसे पहले फाइनल रिजल्ट कैलकुलेट हो जाए, एक चीज ये हो गई, नंबर टू, आपके पास फाइनल रिजल्ट को आप एनालाइज कर सको, एक फाइनल शीट आपके पास जनरेट हो जाए, जिसके अंदर पास और फेल और पास बच्चे जो है वो अलग अलग आ जाए, ठीक है, और साथ ही साथ जो है आप उनके मतलब रैंकिंग के लिहाज से उनको सॉर्ट किया हुआ, क्योंकि कल कला जब आप टीचर बनेंगे, कल कला जब आप टीचर बनेंगे तो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड में तो बताना पड़ता है, ठीक है, तो आपके पास डेटा इस तरीके से भी फाइनल शीट में जनरेट हो जाए, जिसके अंदर आ रहा हो कि जी सबसे हाईएस्ट इसकी थी, इसकी लोएस्ट इसकी है, फिर दोबारा जो फेल बच्चे उनके अलग से शीट में तैयार हो जाए कि जी ये बच्चे फेल हुए हैं लेकिन इनकी परसेंटेज इस तरह से आई, इस तरह से आई, उसमें फिर आप अलग भी कर सके, ये बच्चा फेल हुआ था 60 से कम की वजह से, और ये बच्चा फेल हुआ था
एब्सेंट की वजह से, ठीक है। और फिर एक और चीज जो मैंने बताई थी कि आप जो है जो फेल बच्चे हैं उनका नाम खुद ब खुद रेड से आ जाए ऑटोमेटिक। किसी ने कहा कि सर आप खुद जाके कलर कर देंगे, 400-500 बच्चे किस किस को कलर करते फिरोगे, ठीक है। ये चीज हो जाएगी, शायद फिर हमारी वर्कशॉप क्लोज हो जाएगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको गूगल शीट के कुछ फीचर्स बता दूं जिसका ताल्लुक फॉर्मूले से नहीं है। मुझे अगर आप 1 मिनट देते हैं, पानी पी लो, मेरे खांसी आ रही है। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोग के जहन में सवाल आता होगा, बस अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, आप नए फॉर्मूले की बात नहीं कर रहे लेकिन गूगल शीट की बात कर रहे हैं। सौ से सुनो एमन, यार तुम लोगों ने एक्सेल का नाम सुना हुआ है, गूगल शीट को यूज कर रहे हैं। देखो आप लोग अभी तक क्या फर्क महसूस हुआ गूगल शीट में, क्या कोई बड़ा डिफरेंस? देखो सबसे पहली बात ये, अगर मैं यहाँ पे एक्सेल पे काम करवाता, इसका मतलब था घर में हर किसी के कंप्यूटर पे एक्सेल को होना जरूरी था। ओके, मेरे पास स्टूडेंट का फीडबैक क्या आता कि सर मेरे घर में एक्सेल नहीं चल रहा, ये पुराना वाला एक्सेल चल रहा है, ये मसला हो रहा है, वो मसला हो रहा है। गूगल शीट के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ब्राउजर चाहिए होता है, क्रोम, फायरफॉक्स, विवाल्डी, जो सा भी ब्राउजर हो जिसके अंदर आप खोल के लॉग इन करें, आपके पास गूगल शीट एक्सेसिबल है। पहला फर्क ये। दूसरा फर्क ये देखो कि डेटा आपको ऑटोमेटिक सेव हो रहा है। आप जो भी काम कर रहे हो, आप घर पे काम करके आते हो, ऑटोमेटिक डेटा सेव हो रहा है, ठीक है। ये दूसरा एडवांटेज हो गया। तीसरी बात ये है, एक्सेल जो है वो बहुत पुराना सॉफ्टवेयर है, बहुत पुराना। मतलब हमें से बल्कि समझे, मैं यकीन से कह सकता हूँ हम लोग पैदा भी नहीं होते तब से एक्सेल मार्केट में मौजूद है। तो इतने पुराने सॉफ्टवेयर की वजह से हुआ क्या कि माइक्रोसॉफ्ट ने उसमें बहुत सारे फीचर्स डाले, बहुत फीचर वाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसके अंदर बात काम करने के तरीके थोड़े से डिफिकल्ट है। इसकी वजह यह है कि जिस जमाने में उन्होंने बनाया तो उन्होंने अपना एक चीज़ रखी, जैसे 1980s में बनाया। अब होता क्या है कि जब नया वर्जन आता है तो नए वर्जन के अंदर उस पुरानी चीज़ को हटाना इतना आसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपका कस्टमर अब तक पुराने वाले स्टाइल का आदी हो चुका होता है। गूगल शीट के साथ ये एडवांटेज रही, गूगल शीट ये तकरीबन मेरे ख्याल में 2004 वगैरह के लगभग बनना शुरू हुआ। इन्होंने कहा कि यार हम पुराने वाले की गलतियों से सबक सीखते हुए नई चीज़ लेकर आए। ओके, इसलिए उन्होंने उस पुरानी डिफिकल्ट चीज़ों को, तरीकों को उन्होंने नहीं अपनाया। आप लोग जब एक्सेल में काम करोगे आपको कुछ चीज़ों में फ़र्क खुद भी महसूस होगा कि यार ये थोड़ा सा इसके अंदर फना चीज़ों का फ़र्क है। हम लोग लास्ट टाइम आप लोगों को जो अटेंडेंस शीट एग्जाम की बना रहे थे, मैं और सफदर साहब, तो उसमें यही चीज़ सामने है। सफदर साहब को एक्सेल के आदी थे, यार ये चीज़ तो ऐसे होती है, लेकिन जब गूगल शीट में किया तो वो काम ज़्यादा आसानी से हो जाता। लेकिन सफदर साहब भी कहते हैं गूगल शीट तो बड़ा ज़बरदस्त, मतलब उनको इसके मुकाबले में आसान लगा। फिर आप बोल सकते हैं सर फिर लोग एक्सेल की यूज़ करते हैं। एक्सेल के अंदर बास काम की वाक़ईतन चीज़ें मौजूद हैं जो आपको इसमें नज़र नहीं आती। अलबत्ता एज़ अ टीचर जितने भी काम आप लोग के टीचिंग के अंदर ज़रूरत पड़ेगा सारे के सारे गूगल शीट में हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप किसी कॉर्पोरेट में जाते हैं जहाँ पे कोई बहुत ही बड़ा काम हो रहा है, पुरानी एक्सेल शीट्स बनी हुई है, मैक्रोज यूज़ हो रहे हैं, तब तो हो सकता है कि आपको एक्सेल यूज़ करना पड़े। वरना एज़ अ टीचर आपके जितने भी काम है, आपके घर के जितने काम है, बिजली के बिलों का हिसाब लगाना है, ठीक है, कि घर के अंदर बिजली का कितने यूनिट आ रहे हैं, किस महीने कितने ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल हुआ, आपने घर के खर्च करना, सारे के सारे काम गूगल शीट के अंदर इंतहाई सहूलत से, इंतहाई आसानी से हो जाते हैं। इस वक्त आप लोगों ने सुनी थी ये वाली बात कि जिसको मैथ्स आती है वो कभी भूखा नहीं मरता? जुमला सुना आप लोगों ने? किसी ज़माने में जुमला कहा जाता था कि जिसको मैथ्स आती है, इसकी वजह ये होती थी या मैथ्स या इंग्लिश की बड़ी डिमांड है। अब तो खैर ज़माना बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं, क्योंकि मैथ्स के इसलिए कहा जाता था कि मैथ्स के हमेशा अच्छे टीचर की बड़ी डिमांड होती थी। तो ये बात हो जाता है जिसको मैथ्स आती है वो भूखा नहीं मरता, कि उसको ट्यूशन तो मिल ही जाती है। ये वाली बात इंग्लिश की भी थी। अब खैर हालात थोड़े बदल गए, अब इतनी सारी ऑनलाइन चीज़ें मौजूद है, एआई मौजूद है, शायद इसकी आपकी ज़रूरत ना पड़े। बहरहाल इस वक्त
इस वक्त जो डेटा साइंस की जो हम बात कर रहे हैं, गूगल शीट की जो एक्सेल की बात कर रहे हैं, गूगल शीट की बात कर रहे हैं, डेटा साइंस की बात कर रहे हैं, इस वक्त इन्हीं स्किल्स की भी ऐसी ही जरूरत है। जिसको ये बेसिक स्किल्स आते हैं वो आके भूखा नहीं मरता। हर जगह पे हर ऑफिस के अंदर उनको ऐसा बंदा चाहिए होता है या जो डेटा को सही से प्रोसेस कर सके, उसको एनालाइज कर सके, सही से उसको प्रेजेंट कर सके। लोग हमारे पास आते हैं कि यार हमें ऑनलाइन जॉब्स का बता दो। मसला ये होगा कि जितने आसान काम थे, कंपोजिंग वगैरह, वॉइस ओवर, ये इतने आसान काम थे कि सारे के सारे काम तो पूरी दुनिया के लोग कर रहे हैं। पैसे वैसे ही कम हो गए। फिर एआई ने भी करना शुरू कर दिया। तो हम क्या अब उसको क्या मतलब वो बंदा जाता भी है तो उसको कोई गिग गिग कह लें, ठेका कह लें, उसको नहीं मिलता। लेकिन इसके बावजूद डेटा एनालिसिस एक ऐसी चीज़ है इसकी गिग्स मिल जाते हैं आज के दौर में भी। उनको वाक़ईतन बंदा चाहिए होता है, रिसर्चर को चाहिए होता है कि यार मैं रिसर्चर हूँ, मेरा ये डेटा है इसको ज़रा क्लीन कर दो, इसको ज़रा फॉर्मेट कर दो। याद है जो मैंने रूल बताया था कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो डेटा है उसके अंदर रो और कॉलम की मीनिंग चेंज नहीं होने चाहिए। वो इस तरह से आपके पास डेटा आता है। वो कहते हैं डेटा को सही से फॉर्मेट कर दो। आपने सब चीज़ों को अलग-अलग रो, अलग-अलग कॉलम, अलग-अलग शीट में कर दिया। मुमकिन है आपके पास डेटा है कि मेरे पास कहीं पे एब्सेंट लिखा हुआ है, कहीं पे गैर हाज़िर लिखा हुआ है, कहीं पे ए लिखा हुआ है, कहीं पे क्रॉस लगा हुआ है। तुम उसको ज़रा सही से कर दो। आपने सबको एक ही तरह में कर दिया एब्सेंट। क्यों? आपको पता है ना कॉन्टिफ के फॉर्मूले के अंदर वो एब्सेंट को गिन रहा है। लेकिन कहीं पे क्रॉस है, कहीं पे गैर हाज़िर है, कहीं पे ए लिखा हुआ है, तो वो किस तरीके से उसको काउंट करेगा? तो तो डेटा को कंसिस्टेंट बनाने का भी काम आ जाता है। ठीक है जी, हेमंत। बैलेंस शीट के लिए बस एक अकाउंटिंग की टर्म है और बैलेंस शीट के लिए आप इन सॉफ्टवेयर को भी यूज बखूबी कर सकते हैं। मैंने एक तवील अरसे तक अपने घर का सारा हिसाब किताब इसी गूगल शीट में लिखा हुआ होता था, तमाम चीज़ों का, कहाँ पे आ रहा है, क्या आ रहा है। फिर बाकी साथ अभी भी मेरे पास काफ़ी लोगों के अल्लाह का शुक्र है अमानतें होती हैं, तो इसी तरीके से सारा हम लोग ने पूरा हिसाब उसमें रखा हुआ होता है कि गूगल शीट पे उसको हम मेंटेन कर रहे होते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को मशवरा दूँगा कि अपने आप को इस तक महदूद ना रखें, घर जाके कोशिश तो करें अपने घर के खर्चात वगैरह उसमें लिखना तो शुरू करें। बिजली का बिलों का देख लें, मैंने बीच में काम शुरू किया था कि मैं हर चंद घंटे बाद जाके ना बिजली के यूनिट मेज़र करके आ रहा था। और उससे मैं ये हिसाब लगाना चाह रहा था कि किस वक़्त किस घंटे में कितनी ज़्यादा बिजली इस्तेमाल हो रही है। सारे काम गूगल शीट में हो जाते हैं। अब मैं गूगल शीट के 1-2 फीचर्स आपको बताना चाह रहा हूँ। देखो, एक तो देखो यहाँ पे आप तुम लोग बात देखो, इसमें आ रहा है शेयर का ऑप्शन। ठीक है? आप लोग अपनी फाइल को नेट बार-बार चल रहा है, बार-बार बंद हो रहा है। मुझे 2 मिनट अगर दे दो ज़रा। ओके। शेयर के अंदर जाके आप लोग अपनी इस फाइल को बआसानी किसी के साथ भी शेयर करना चाहे कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे एक और एक्सेल का फर्क नजर आया। लेट्स से तुम लोग एक्सेल पे काम कर रहे होते तो मेरे साथ कैसे लेकर आते, या तो मुझे ईमेल करते या यूएसबी में लेकर आते। यूएसबी में लेकर आते, सर वो मैंने रात को कॉपी किया था, पता नहीं सर अभी क्यों नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल सर यूएसबी में वायरस आ गया, सर डेटा चला गया, सर मैंने ईमेल में फाइल अटैच की थी आपके पास, पता नहीं ईमेल आई नहीं आई। बआसानी आपने यहाँ पे शेयर पे क्लिक किया गूगल शीट के अंदर, ना आपको यूएसबी लेकर आने की जरूरत है, ना ईमेल करने की जरूरत है। जिसके साथ शेयर करनी है आपने उसका ईमेल एड्रेस डाला, लेट्स से मैंने अपना ईमेल एड्रेस डाला tala@gc.edu.pk और डन। अच्छा, अब आपने उसको कहा कि उसको करना है क्या तुमने, उसको तुम्हें एडिटर बनाना है, व्यूअर बनाना है, कमेंटेटर बनाना है। देखो व्यूअर का मतलब क्या होगा, ऐसी कोई शीट दी जिसके अंदर तुम लोग सिर्फ व्यूअर थे, कौन सी शीट थी? नहीं, तुम लोग पिछले सेमेस्टर में थी, अटेंडेंस का जो आप लोग का रिकॉर्ड होता था उसको एडिट कर लेते थे, तो व्यूअर थे ना उसके अंदर, सिर्फ व्यू कर सकते थे। कमेंटर या क्विज के स्कोर बोर्ड, मैंने सर शब्द तो देखा नहीं है लेकिन मुमकिन ऐसे ही हो। मुझे ज़हन में नहीं आ रहा। ओके, कमेंटर की बात करो, आप उसके ऊपर कमेंट्स भी डाल सकते हो। और आखिर में आगे एडिटर, एडिटर के अंदर आप उसको किसी किस्म के राइट्स देना चाहो, यानी कि वो फाइल को एडिट करना चाहे तो कर सकता है। ये हुआ सेंड, चाहो तो यहाँ पे मैसेज लिख दो। और कोई बताया मुझे,
कोई ऐसा स्टूडेंट जिसके पास इस वक्त उसका ईमेल अकाउंट खुला हुआ है लैपटॉप पे, बताओ जल्दी से। फातिमा, फातिमा क्या ईमेल एड्रेस है? फातिमा, फातिमा KNZ, देखो सही लिखा है मैंने, फिर बताओ। KNZ, अरे इसको बोलने तो दो। KNZ, वही तो लिखा KNZ कनीज। मैंने सही लिखा है। हाँ, और चाहे तो उसको मैसेज भी कह सकते हैं, हेलो फातिमा। ओके, उसने कहा क्योंकि हम लोग GC वाले ईमेल एड्रेस यूज कर रहे हैं, उसने कहा कि भाई ये फातिमा तो जीमेल ये तो किसी और ऑर्गेनाइजेशन की है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, शेयर एनीवे। अच्छा फातिमा, जरा सा आप इस शीट को खोलेंगे अपने पास, ईमेल आई होगी, ईमेल खोले जरा। जब तक फातिमा ये काम कर रही है, हम एक और काम कर सकते हैं। इन्होंने देखो, एक तो शेयरिंग का ऑप्शन कितना आसान हो गया। अगर आप लोगों ने वो जमाना देखा हो जब यूएसबी यूएसबी इधर से उधर यूएसबी यूएसबी चलती थी, तो वो जो खेल खेलते थे हम यूएसबी वाला, कितना वो पेनफुल होता था। एक और काम हम ये कर सकते हैं, इसके अंदर एक और ऑप्शन है, ये नजर आ रहा है यहाँ पे तुम लोग को, वर्जन हिस्ट्री का ऑप्शन। वर्जन हिस्ट्री, अनम अब, हाँ जाए जाए जाए, ठीक है। अभी इंग्लिश की क्लास है, सबकी इंग्लिश की क्लास है। अच्छा देखो देखो, ओके ओके, इधर आओ। देखो इसको, फातिमा आ गई शीट के ऊपर। देखो यहाँ पे फातिमा, अब मैं और फातिमा मिलकर इस वक्त एक ही शीट पे काम कर सकते हैं। फातिमा फॉर एग्जाम्पल तुम मारूफ शुजात का नाम चेंज करके रख दो, फातिमा रख दो, फातिमा जल्दी से करो। अब मैं यहाँ पे मोहम्मद फारूक का नाम कर देता हूँ अरमान। उसके बाद मैं कर रहा हूँ इरफान विल्सन। भाई लिखो ना जल्दी से, देख लो। हाँ जी, अब नाम चेंज करना शुरू करो, तुम करते जाओ ऊपर से, मैं यहाँ से कर रहा हूँ। आप देख लो, हम दोनों इस वक्त एक ही शीट पे काम कर रहे हैं। ओके, ये दूसरा एडवांटेज है गूगल शीट का कि मल्टीपल लोग, अच्छा अभी तो सिर्फ दो है ना, मैं अगर इस वक्त फॉर एग्जांपल एमन के साथ भी शेयर कर लूँ, लुबना के साथ भी शेयर कर लूँ, हम चारों मिलकर इस शीट पे काम कर सकते हैं। तो ये कोलैबोरेशन भी इसके अंदर बहुत आसानी सहूलत के साथ मुमकिन है। जी, तो ये इश्यूज हो जाते हैं बिल्कुल। क्या ये अभी सिर्फ और सिर्फ इसलिए बन रहा है कि आप लोग को हमने सिर्फ एक ही आईडी शेयर की हुई है, तो इंशाल्लाह खैर नेक्स्ट आइटरेशन में ऐसा नहीं होगा। अच्छा, आप किसी ने कुछ डिलीट कर दिया तो उसके लिए यहाँ पे वर्जन हिस्ट्री का ऑप्शन मौजूद है, लेकिन मिस नसरीन के पास आप लोग तशरीफ, सबका मिस नसरीन कंपल्सरी पढ़ा दी है ना? या तो चले जाओ, किसी क्लास है मिस नसरीन वाली, आप लोग जाओ। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है वर्जन हिस्ट्री का, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे जाके वर्जन हिस्ट्री पे जा रहा हूँ, सी वर्जन हिस्ट्री। बुशरा, देखो वर्जन हिस्ट्री के अंदर क्या, यहाँ पे पूरी वर्जन आ रहा है, किसने कौन सा काम किया है। तो मैं यहाँ पे पुराने वर्जन को जाके रिस्टोर भी कर सकता हूँ, रिस्टोर कर दो, ठीक है। लिखा हुआ तो आ रहा है, देखो ना। और ज्यादा मसला हो तो पहले से आप उसको एक नेम दे दो, लेट्स से तलहा, वो वर्जन जो मेरे एडिटिंग से पहले था, ठीक है। अच्छा जी, अब किसकी क्लासेस बची है? फातिमा, इकरा, आप लोग किसी क्लास है? तो फिर जाओ, या फिर आप लोग फिर
अभी जो लोग बैठ रही है वो लोग बैठे जिनकी क्लास नहीं है, ऐसे ही है, पक्की बात है। अब आप लोग सिर्फ प्रैक्टिस करो, ठीक है।